आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले चलिए देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर आर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। नंबर 2, in short run firm may earn or incur supernormal profits, normal profits or negative profits, that is nothing but losses. Number 3 है shutdown point और नंबर 4 है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। तो परफेक्ट कंपटीशन ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले तो हमें फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जानना अनिवार्य है। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने मार्केट स्ट्रक्चर 1 में पढ़ाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप उसे वो चैप्टर को आप लोग रेफर कर सकते हैं। मूव ऑन टू डिराइव शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इक्विलिब्रियम डिराइव करने के पहले दो बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जो हमने प्रीवियस कुछ चैप्टर्स में पढ़ा है इसके बारे में। एक तो कॉस्ट स्ट्रक्चर, कॉस्ट कर्व्स के बारे में हमने पढ़ा है, दूसरा हमने पढ़ा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये दो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं और इसके जो कंडीशंस हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर की, कर्व्स और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, ये दो चीज़ों का ध्यान हम रखेंगे। और फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं उसके आधार पर ही हम इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन डिराइव करेंगे ऑफ ए फर्म। में हम क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी करेंगे यानी कि आउटपुट, और वाई एक्सिस में हम मेजर करेंगे रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर हम ये डिराइव करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइस कांस्टेंट होता है, प्राइस गिवन होता है, तो प्राइस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ सकता। तो यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा होगा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कैसा होता है? इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यही है P इज इक्वल टू AR. AR is nothing but the demand curve only, is equal to MR. ओके, अब हम जानते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन वो ये है कि MR मस्ट बी इक्वल टू MC, मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। सो हमें देखना है, पहले हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। सो वी हैव ड्रॉन दिस मार्जिनल कॉस्ट कर्व U-shaped. The traditional marginal cost curve is U-shaped curve. तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज वेयर MR इज इक्वल टू MC। तो हमें दो कंडीशंस, यहाँ पे दो पॉइंट्स हम देख पा रहे हैं, दो पॉइंट हम देख रहे हैं, एक ये और एक ये, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि MR इज इक्वल टू MC। अब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यहाँ पे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर एक फर्म का जो गोल होता है, जो मोटिव होता है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव के साथ ही फर्म्स प्रोड्यूस करते हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस में वो इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। लेकिन सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या है? सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है MC कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। तो जो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन वो ये दर्शा रहा है कि ये जो MC कर्व है वो फ्रॉम बिलो इसे
कट करेगा। किसे कट करेगा? MR कर्व को। तो बिलो कैसे हम कह रहे हैं? ये बिलो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ से नीचे से ये कट करते हुए जा रहा है, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये ऊपर से नीचे कट कर रहा है, ऊपर से आते हुए नीचे कट कर रहा है। तो ये पॉइंट जो है यहीं पे आके ये यहाँ पे हम ये रिजेक्ट करेंगे ये पॉइंट। इसका एक और कारण है, ये भी मैं आपको समझाती हूँ। इस पॉइंट पे अगर हम लोग इक्विलिब्रियम लेते हैं तो फर्म का जो प्रोडक्शन होगा वो इतना होगा। इसे हम Q1 से डिनोट करते हैं। इस फर्म पे, इस पॉइंट पे अगर फर्म आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो इसे हम Q2 से डिनोट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि Q1 पॉइंट पे, ये पॉइंट से अगर वह फर्म जो है अगर आउटपुट इंक्रीज करता है तो उसे प्रॉफिट उसका मैक्सिमाइज होगा, यानी कि इंक्रीज करेगा या नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पे एट ईच पॉइंट फ्रॉम Q1 टू Q2, ये जो बीच में जितना है यहाँ पे अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो साथ ही साथ प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एट ईच पॉइंट टिल दिस पॉइंट वी हैव MC lesser than MR, or in the opposite direction we can say that marginal revenue is greater than marginal cost, यानी कि additional output, additional quantity of product अगर वो प्रोड्यूस करता है तो उसे लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट मिल रहा है उसे। तो ये प्रोड्यूस करेगा, फर्म विल बी इंड्यूस टू प्रोड्यूस टिल दिस पॉइंट। इस पॉइंट से अगर वो आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। सो यहाँ पे एट दिस पॉइंट we can say that MC is greater than MR, whereas at this point till here, from here to here we have MR, MC is less than MR। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो फर्म विल बी प्रोड्यूसिंग आउटपुट एट दिस पॉइंट। कौन से पॉइंट पे प्रोड्यूस करेगा? Q2 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे। और इक्विलिब्रियम को हमने E0 से इसे हमने डिनोट किया, और यहाँ पे ही आके सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो MC कर्व है ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है इसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज सेटिस्फाइड। सो इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन विल बी दिस पॉइंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डिराइव करने के बाद हम लोग फिर से ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेशली। तो मैं अब सिर्फ जो रेलेवेंट कर्व्स हैं उसी को ड्रॉ कर रही हूँ। MC curve is like this, and this is the equilibrium point where we had this amount of output is produced, इतना amount produce हो रहा है, और ये हम लोग लिख रहे हैं इसे equilibrium point। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि हमने कहा कि शॉर्ट रन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकते हैं, और लॉसेस भी उठाने पड़ सकते हैं। कर लेते हैं, अब ये हम डायग्राम्स के ज़रिए हम इसे दिखाएंगे। उसके पहले, डायग्राम्स ड्रॉ करने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो लॉसेस, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, लॉसेस और नॉर्मल प्रॉफिट्स क्यों होते हैं, और ये सिर्फ शॉर्ट रन में ही क्यों होते हैं। शॉर्ट रन तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलने से जो दूसरे फर्म्स हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री। यहाँ पे अट्रैक्ट होके बहुत सारे फर्म्स एंटर करते हैं इंडस्ट्री में। एंटर करने से सप्लाई ऑफ द कमोडिटी बढ़ जाती है, सिंस यहाँ पे हर एक फर्म होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट
दे प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, सो यहाँ पे सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट इंक्रीजेस, ठीक है। सप्लाई बढ़ने पे क्या होता है, प्राइस डिक्रीजेस। अब प्राइस डिक्रीज होने पे तो जो फर्म्स हैं, जो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं, तो हर किसी का, हर एक फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। तो जिनको लॉसेस उठाना पड़ रहा है वो एग्जिट कर लेंगे, छोड़ देंगे इंडस्ट्री को, और कुछ जो फर्म्स हैं वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो अर्न कर रहे थे वो नॉर्मल प्रॉफिट्स पे आ जाएंगे क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो चुका है। और कुछ जो नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे थे, अगर उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर रहा है लोअर प्राइस को, तो उनको भी लॉसेस उठाना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर कि किस फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है। तो हम देखते हैं 3 केसेस आएंगे इसमें। एक तो आएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, और तीसरा जो है वो लॉसेस यानी कि नेगेटिव प्रॉफिट्स। तो ये जो 3 केसेस हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस का जो 3 केसेस हैं, ये मैंने एक ही डायग्राम में एक बार ही बनाया है। इसे हम देखते हैं कि अलग अलग फर्म, हमने 3 फर्म्स का स्ट्रक्चर लिया, यहाँ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर हमने लिया है, और ये फर्म 1 है, फर्म 2, फर्म 3। एज यूजुअल हम लोग ने जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पे दर्शाया है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, तीनों फॉर्म्स के जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं ये हैं। सो दिस इज क्वांटिटी, और एज यूजुअल जो इनिशियल फिगर में था, इनिशियल डायग्राम में जो था वो वैसा ही रहेगा। दिस साइड we are measuring output in the x-axis, and in the y-axis we are measuring the revenue and cost. Now let us see कि फर्म 1 को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, फर्म 2 को नॉर्मल प्रॉफिट और फर्म 3 को लॉसेस का सामना कैसे करना पड़ता है। तो ये जो डिपेंड करता है, ये तीनों जो केसेस हैं ये ऑल टुगेदर डिपेंड करते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर पे। कॉस्ट स्ट्रक्चर कौन सा, एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पे सिंस हम लोग ये शॉर्ट रन एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने एस लिख लिया, दिस इज एस एंड दिस इज एस, दिस इज SMC, नथिंग बट शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। अब हमारे पास फॉर्म 1, 2 एंड 3 का कॉस्ट स्ट्रक्चर्स है, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, इक्विलिब्रियम आउटपुट है एंड प्राइस, गिवन प्राइस है। तो ये प्राइस सेम है तीनों ही फॉर्म्स के लिए, तीनों फॉर्म्स के लिए प्राइस सेम है जो कि इंडस्ट्री से डिसाइडेड हुआ है इक्विलिब्रियम प्राइस। E1 फॉर्म 1 के लिए, 2 फॉर्म 3 एंड E फॉर्म 3 का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। SMC इज नथिंग बट शॉर्ट रन मार्जिनल रेवेन्यू, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, SAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। तो ये सिंस ये फॉर्म 1 है तो मैं यहाँ पे 1 इसे हम डिनोट कर लेते हैं 1 से, तो समझने में हमें आसानी होगी। अब देखते हैं फॉर्म 1 का, सबसे पहले देखते हैं फॉर्म 1 के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट तो यहाँ पे है, लेकिन कॉस्ट जो है वहाँ पे, या जो SAC है यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें मिल रहा है। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हमें ये, हम इसे ST से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू इज OQ1 E1 P, total cost is OQ1 ST. Okay, so we can see that TR is greater than TC. TR is equal to OQ1 E1 P. TC is OQ1 ST.
T. Okay, so here we can see that there is a supernormal profit because TR is greater than TC. And hence positive profits, or we can say that supernormal profit. तो यहाँ पे supernormal profit क्या है? ये जो shaded portion है यही है supernormal profit. अब फॉर्म 2 का हम देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है. कॉस्ट स्ट्रक्चर इज गिवन, PMR एवरीथिंग इज गिवन. सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि TR क्या है. TR is equal to OQ2 E2 और P. So OQ2 E2 P is the total revenue of the firm 2. यहाँ पे हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो SSE कर्व है ठीक MR को टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रही है. तो यहाँ से कॉस्ट भी हमें मिल रहा है. तो टोटल कॉस्ट इज OQ2 E2 P. So TR is equal to TC and hence profits is 0. So this is nothing but normal profit. When TR is equal to TC, we say that the firm is earning normal profit. Whereas here in this case, he was in firm 1 was earning supernormal profit. ठीक है. अब फॉर्म 3 का हम देख लेते हैं. फॉर्म 3 में हम देख रहे हैं कि एज यूजुअल सब सारी चीज़ें सेम है, सारी चीज़ें सेम हैं, बट ओनली वी नीड टू लुक एट द कॉस्ट स्ट्रक्चर. कॉस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ऊपर है, यानी कि MR कर्व के ऊपर है. तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है Q3, तो इसे हम जब देख रहे हैं कि यहाँ पे TR क्या है, TR इज OQ3 E3 P and TC is यहाँ से हम इसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. तो दिस इज, इसे हम A और इसे B से हम डिनोट कर देते हैं. तो TC इज OQ3 AB. सो दिस इज टोटल कॉस्ट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट. सो it is nothing but profit is negative. Profit is less than 0, or we can also say that this implies losses. ठीक है. और यहाँ पे फर्स्ट केस में जो हमने देखा ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था, because profit was greater than 0, and here normal profit, and here is earning losses, incurring losses. So these are the three cases which indicates or shows that in short run period firm may earn supernormal profit, normal profit or losses. So this is all about 3 conditions under which the firm may earn supernormal profit, normal profit or losses. तो यहाँ पे हम इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब फर्म सुपरनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, ये देख के न्यू फर्म्स गेट अट्रैक्टेड होके वह फर्म जो है इंडस्ट्री में एंटर करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे. सो इन दैट केस व्हाट हैपन्स, सप्लाई जो है, टोटल सप्लाई ऑफ द इंडस्ट्री इंक्रीजेस. टोटल सप्लाई ऑफ द इंडस्ट्री इंक्रीज होने के कारण जो प्राइस लेवल है वो डाउन हो जाता है, यानी कि डिक्रीज करता है, इट लोअर्स डाउन. तो यहाँ पे ये जो प्राइस है ये लोअर होगा
डिक्रीज करते करते एक ऐसे पॉइंट पे आएगा जहाँ पे वो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर सकता है। यहाँ पे ये फर्म के लिए क्या डिसाइड करना बाकी रह गया, ये फर्म ये प्राइस लोअर डाउन करेगा, यानी कि नीचे अगर इसके आ जाएगा तो इसको भी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। और इस फर्म को, ये फर्म जो ऑलरेडी लॉसेस उठा रहा है, ये कैसे डिसाइड करे कि वो शॉर्ट रन में कैसे डिसाइड करे कि वो प्रोडक्शन अब उसे बंद करना चाहिए, क्लोज डाउन या शट डाउन करना चाहिए। ये जो टॉपिक है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। Now let's see what will be the shutdown point for a firm. Also we can see that it's a decision making point also, and the firm has to decide whether to shut down production. तो यहाँ पे फर्म के लिए डिसाइड करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है जब वह लॉसेस उठाता है। तो लेट्स सी इसका जो डायग्राम होगा, डायग्राम के द्वारा हम इसे समझेंगे। लेट्स first draw the diagram and understand what is the shutdown point. Shutdown point, चलिए हम लोग पहले फर्म 3 का जो केस था जिसमें कि फर्म को लॉसेस इनकर करना पड़ रहा है, लॉसेस उठाना पड़ रहा है, ये केस हम लोग देखते हैं। ये पोर्शन, ये जो शेडेड रीजन है, दिस इज़ नथिंग बट द लॉसेस विच फर्म 3 हैज़ टू इनकर। लेकिन यहाँ पे वह डिसाइड करना पड़ेगा अब उसे कि अगर लॉसेस हो रहा है तो क्या प्रोडक्शन कंटिन्यू रखें या ना रखें। तो प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि शॉर्ट रन पीरियड में फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, और ये बात भी हम जानते हैं कि फिक्स्ड फैक्टर्स का जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा, ये उसे बेयर करना ही पड़ेगा। तो शॉर्ट रन में उसे ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि वह क्लोज डाउन करे, प्रोडक्शन बंद करे या ना करे, सिंस उसे लॉसेस उठाने पड़ रहे हैं। तो हमने देखा कि SMC यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट था एज यूजुअल, जो हमने पहले डिराइव किया इक्विलिब्रियम पॉइंट। SAC MR से ऊपर है, यानी कि इस केस में हम देख रहे हैं कि कॉस्ट्स आर ग्रेटर देन द टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट आर ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यूज़। और यहाँ पे डिसाइड करने वाला पॉइंट जो होगा SAVC, दैट इज़ नथिंग बट शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये पॉइंट जो है उसका डिसीजन मेकिंग पॉइंट हो जाएगा। दिस पॉइंट इज़ द शट डाउन पॉइंट। क्यों शट डाउन पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे अगर प्राइस जो है इससे अगर नीचे आ जाता है, जैसे कि वो प्रोसेस जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, देन सप्लाई बढ़ेगा, उसके बाद फिर प्राइस डिक्रीज़ करता जाएगा। तो प्राइस डिक्रीज़ करने की अवस्था में ऐसा होगा कि प्राइस अगर यहाँ तक आता है, उसके कॉस्ट स्ट्रक्चर को कवर कर सकता है, इफ़ द फर्म इज़ एबल टू कवर अप द वेरिएबल कॉस्ट, देन ही विल रिमेन इन द प्रोडक्शन। वह प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेगा अगर वह शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर कर सकता है तो ही। इसके नीचे अगर प्राइस आता है तब वह शट डाउन, इस पॉइंट को ही हम शट डाउन पॉइंट कहते हैं। और इसके नीचे अगर जाए तो वो पूरा, यानी कि प्रोडक्शन बंद कर देगा। Let's now derive the supply curve of a firm under perfect competition. सप्लाई कर्व ड्रॉ करने के लिए हमें इनिशियल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये इनिशियल फिगर है जिसमें कि हम जानते हैं कि दिस इज़ नथिंग बट SMC कर्व, और यहाँ पे जो हम सिर्फ कर्व लेंगे SAVC कर्व लेंगे, SAVC, ठीक है, ताकि फिगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। SAVC शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट भी ये है, दिस वन इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये है शट डाउन पॉइंट।
तो यानी कि इससे नीचे अगर प्राइस जाएगा, if price falls below this point, then the firm will not continue the production. Firm will not continue the production. इस पॉइंट से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो ये पॉइंट इस प्राइस पे P1 हम ले लेते हैं, इसे P0, ठीक है। अगर प्राइस डिक्रीज करता है, डिक्रीज करते 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 अगर इस लेवल तक आ जाता है, तब यहाँ पे होगा इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, Q1 लिख ले रहे हैं। इसके बीच में जो भी पॉइंट्स आएंगे प्राइस डिक्रीज करते करते यहाँ पे आके शट डाउन करेगा वो, यानी कि इसके ऊपर तक अगर AR रहेगा, MR AR, इसके ऊपर भी अगर होगा तो भी वो प्रोड्यूस करेगा, प्राइस अगर होगा तो ये इनिशियल पॉइंट है जो कि हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। दिस वन इज़ द प्राइस एंड दिस वन इज़ द क्वांटिटी। तो Q1 और ये है P1, ठीक है। P0 पे एज यूजुअल हम जानते हैं कि P0 पे इनिशियल इक्विलिब्रियम था, तो ये Q0 है और ये P0, ठीक है। दिस फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, लेकिन यहीं से हम लोग ये प्लॉट करके हम सप्लाई कर्व देखेंगे कि क्या होगा। अब सपोज प्राइस इंक्रीज करता है, प्राइस इंक्रीज करने पे दिस वन इज P2, प्राइस इंक्रीजेस, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें कहाँ मिल रहा है? एट दिस पॉइंट, एट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट। तो क्वांटिटी क्या होगी? क्वांटिटी Q2 होगी। देन अगेन वी विल प्लॉट दिस पॉइंट ऑल्सो, Q2, ठीक है। ठीक इसी तरह से हम ईच पॉइंट पे हम देखते हैं, SMC कर्व पे ईच पॉइंट पे हम देखेंगे कि क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे प्राइस राइज करेगा वैसे वैसे क्वांटिटी भी बढ़ेगा। दिस इज़ एज सिंपल एज कि हम लोग को पता है लॉ ऑफ सप्लाई जो है, लॉ ऑफ सप्लाई सेज or states that there is a positive relationship between the price of the commodity and supply of the commodity. तो ceteris paribus, तो इसे अगर हम join करते हैं तो हमें मिल रहा है supply curve of the firm. So supply curve of a firm under perfect competition is positively sloping supply curve. Let's move from short run to long run and derive equilibrium of a firm, long run equilibrium of a firm under perfect competition. तो यहाँ पे long run equilibrium, long run एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे सारे फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, all the factors are variable factors. यहाँ पे किसी भी प्रकार का फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, so we will take only the long run average cost curve. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के द्वारा ही हम ये डिराइव करेंगे, इक्विलिब्रियम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम जानते हैं कि इंडस्ट्री डिमांड और इंडस्ट्री सप्लाई से इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम आउटपुट डिसाइड होता है। तो ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का जो डिमांड कर्व है, एग्रीगेट ऑफ ऑल द फर्म्स डिमांड कर्व डिमांड, और ये है एग्रीगेट ऑफ ऑल द सप्लाई कर्व्स ऑफ द फर्म्स, ठीक है, इन द इंडस्ट्री। सो यहाँ पे हम एक फर्म का, पर्टिकुलरली एक फर्म का हम इक्विलिब्रियम डिराइव करेंगे। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर कुछ हम इस तरह से लेंगे, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, SAC, वी नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक। शॉर्ट रन से हम लॉन्ग रन की ओर किस तरह से हम मूव कर सकते हैं, फर्म कैसे मूव करता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस जो है, इक्विलिब्रियम प्राइस पे प्रोडक्शन जो है फर्म का कहाँ होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला जो प्राइस है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट है SMC के साथ, दिस वन। तो यहाँ पे हम ड्रॉप कर लेते हैं एक आउटपुट, जैसे कि हमें आउटपुट मिल जा रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट रन में हम देख सकते हैं
कि यहाँ पे एक्सेस प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, फर्म इज अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। ये एक्सेस प्रॉफिट है, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है जो कि शॉर्ट रन में अर्न कर रहा है। तो अब ये शॉर्ट रन से जब लॉन्ग रन मतलब काफ़ी पीरियड जो है एक्सटेंड जब करेगा, तब न्यू फर्म्स विल गेट अट्रैक्टेड टू दिस। न्यू फर्म्स अट्रैक्ट होके इंडस्ट्री में एंटर करेंगे। सो existing firms and new firms together will increase the supply of the commodity। तो दोनों के increase of production की वजह से supply curve जो है वह rightward shift करेगा। rightward shift यानी कि इंडस्ट्री आउटपुट जो है वो increase हो रहा है। ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर। और प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नाउ P1 प्राइस पे हम देखते हैं। P1 जब प्राइस हो जा रहा है तो कुछ इस तरह से यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के इस पॉइंट पे आके ये रुक रहा है, जहाँ पे शॉर्ट रन से जब लॉन्ग रन में जब फर्म एंटर कर रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपना जो एक्सेस कैपेसिटी जो है उसको, वो प्रॉफिट्स सिंस उसे मिल रहा है तो वो दूसरे कॉस्ट स्ट्रक्चर में वो शिफ्ट करेगा अलोंग द लॉन्ग रन एसी कर्व। तो इधर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी अगेन इस तरह से एसएमसी कर्व ड्रॉ करके हम देख लेंगे कि आउटपुट कितना है। इस तरह से करते करते ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू होगा टिल दिस पॉइंट। ये शॉर्ट कॉस्ट कर्व्स में भी हमने पढ़ा है कि मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC विल बी द फुल कैपेसिटी पॉइंट SAC, और यहीं पे हमें इधर से ही हमें ड्रॉ करना है LMC कर्व। दिस इज LMC, दिस इज SMC, so output is nothing but this one। So long run equilibrium output will be this, or some price will settle down here। कुछ इस तरह से सप्लाई बढ़ते जाएगा और प्राइस डिक्रीज होते होते कुछ इस तरह से प्राइस सेटल डाउन होगा, जो कि प्राइस यहाँ पे ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। सो मैं यहाँ LR लिख रही हूँ ये, और यहाँ पे भी LR। सो लॉन्ग रन में हम देख रहे हैं ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि SAC is equal to L is equal to SAC is equal to SMC is equal to LAC is equal to LMC, and this is nothing but it is equal to price। so ये है long run equilibrium condition of a firm। this is the long run equilibrium of a firm। किसी भी तरह का क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।